लेट्स से TR1 कहता हूँ क्योंकि मैंने Q1 डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को कहना है, तो TR1, TR2, सॉरी, TR2 हो जाएगा। फिर आपके पास जो है TR3, TR3, फिर आपके पास जो है हो जाएगा TR4, TR4, फिर TR5, ये TR6, और फिर आपके पास आ जाएगा TR7। ये इस एग्जांपल को आप समझ लें, तो फिर जब एक्चुअल एग्जांपल करेंगे तो उससे बहुत आसानी होगी आपको। फिर यहाँ पे बेस फ्लो जो है, तो लेट्स से ये बेस फ्लो 1, बेस फ्लो 2, और इस तरह जो है फिर आपके पास 3, 4, 5, 6 और 7 आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो है Q1, फिर Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, ये आ जाएंगे। अब देखें, अब हमारे पास जो है 3 स्टॉर्म इवेंट्स हैं, एक है X, एक है Y और एक है Z। बट रिमेंबर, आपने क्या करना है आपने ये XYZ जो है, ये टोटल रेनफॉल डेप्थ नहीं होगा, बल्कि एक्स इज रेनफॉल डेप्थ होगा। तो ये जो आपके पास है, ये वैल्यूज जो है, मतलब ये आप समझ लें कि ये टोटल रेनफॉल था और हमने उससे वो 5 इंडेक्स सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये ये जो है आपके पास, लेट्स से अगर 5 इंडेक्स है, इसको मैं निकाल लूँ, तो रिमेनिंग जो बनेगा वो मेरे पास ये जो है, ये मेरा एक्स होगा, इधर से इधर तक जो है ये मेरा वाई होगा, और इधर से इधर तक जो है ये मेरा जेड होगा। तो ये जहन में रख ले कि ये आपने एक्स रेनफॉल डेप्थ जो है वो कैलकुलेट करना है, ना कि टोटल रेनफॉल डेप्थ। अभी इसके बाद मसला है नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स का, कि नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो अभी लेट्स से मैं एज्यूम करता हूँ कि टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट मेरे पास है 7, तो मैं इसको कहता हूँ यू नॉट, बल्कि ये एक्स यू नॉट हो जाएगा, फिर ये मेरे पास हो जाएगा XU1, ये XU2, ये XU3, XU4, XU5, तो ये 6 हो गए। लेट्स से 6 ऑर्डिनेट्स मैंने एज्यूम कर दिए। अभी जब मैंने 6 एज्यूम किए, तो सेकंड वन जो है वो मेरे पास जो है वो लेट्स से T2 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो है वो इधर से स्टार्ट होगा YU0, फिर YU1। वाई इट स्टार्टिंग, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कि मतलब पहला जो है, पहला रेनफॉल इवेंट T1 के बराबर है, दूसरा रेनफॉल इवेंट जो है वो T2, तो T2 से वो स्टार्ट होगा, तो इस वजह से मैंने इसको लेग कर दिया। इसको हम कहते हैं कि Y इज लेगिंग बिहाइंड X बाय डिस्टेंस T1। तो ये YU1, YU2, YU3, YU4 चूंकि सेम कैचमेंट है, तो नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट जो है वो सेम होने चाहिए, YU5। ठीक है, और तीसरा जो है वो इधर से स्टार्ट होगा, इधर से, और वो ZU0, ZU1, ZU2, ZU3, ZU4, ZU5, ZU5 तक है। अभी देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये तो चलो विद इन लिमिट आ गया, अस्सलाम वालेकुम।
Give me just 1 minute. I have a guest. I have to sign a paper. Then I'm coming in 2 minutes. There was a student outside, so he needs some urgent signatures. Okay, so हम यहाँ पे थे. तो अभी यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स कैसे सिलेक्ट करना है. तो एक तरीका तो ये है कि आप इसी तरीके से ट्रायल एंड एरर कर दें. लेकिन अभी ये देखिए ये वाला जो है ऑर्डिनेट, इट इज क्रॉसिंग द लिमिट. मतलब ये कि ये हमारा लास्ट पॉइंट ये है और ये जो है ये इसको क्रॉस कर रहा है. तो इट मींस कि हमारे नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है ऑर्डिनेट जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो गलत हैं. तो इससे एक कम कर दें, एक्स यू फोर इसको ख़त्म कर दें, वाई यू फाइव को ख़त्म कर दें और जेड यू फाइव को. तो अभी जो है ये इसके साथ मैच कर जाएगा. तो मतलब ये कि ये आप जो है आपने इस तरह सेलेक्ट करना है. इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके पास नंबर ऑफ आपने लेगिंग प्रॉपर करनी है. मतलब सेकंड रेनफॉल इवेंट शुड लेग बिहाइंड द फर्स्ट वन बाय द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू द रेनफॉल ड्यूरेशन. और फिर तीसरा जो है वो दूसरे की बिहाइंड लेगिंग बिहाइंड इक्वल टू द रेनफॉल ड्यूरेशन जो इवेंट है. और फिर आखिर में जो है मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डिनेट जो मेजर्ड ऑर्डिनेट्स हैं उसको क्रॉस करें ना उससे कम हो.
लेट्स अगर हम XU3 तक इसको स्टॉप कर दें, XU3 ZU3 तक, तो ZU3 जो है वो फिर यहाँ तक आएगा और फिर ये तो रह जाएगा, तो फिर वो भी ठीक नहीं है। तो मतलब ये कि ना U3 तक ठीक है, ना U5 तक ठीक है, क्योंकि U3 में जो है वो पूरी नहीं होते, U5 में जो है वो हमारी जो मेजर्ड वैल्यूज है उसको क्रॉस कर रहा है, तो दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ शुड बी अप टू U4। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो कि रिलेटिवली सिंपल है, वो इस तरह है। लेट्स से ये आपके पास XYZ है, XYZ, आपको पता है कि Z जो है वो इधर से स्टार्ट होगा, तो इधर से Z स्टार्ट कर ले, ZU0, ZU1, ZU2, ZU3, इसको बढ़ाते जाएं जब तक आप ये लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। जब लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए तो इट मींस कि इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो बस ये फिक्स हो जाएगा। फिर इसको जो है y के लिए इधर से शुरू करें और x के लिए इधर से शुरू करें, तो वो ऑटोमेटिकली, तो उसमें ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं होगी। तो दोनों तरीके ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे उसके थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखें, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अभी इसको, इन तीनों के सम को हमने कंपेयर करना है Q1 के साथ। तो यहाँ पे अभी मैं इन तीनों का जो है मतलब इनका एक इक्वेशन आ जाएगा, इस लाइन का जो है वो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, इस लाइन का जो है वो तीसरा इक्वेशन आ जाएगा, इस लाइन का जो है वो चौथा इक्वेशन आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इक्वेशंस कैसे आएंगे वो यहाँ पे अभी मैं लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जो है मैं, ताकि ये तो आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया। यहाँ पे अभी हमारे पास जो है पहले पहले लाइन में कौन कौन से हैं, Q1 और XU0 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे Q1 इज इक्वल टू XU0। तो अभी देखिए, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें, x भी हमें पता होगा, रेनफॉल, x इज रेनफॉल डेप्थ है, Q1 जो है वो भी हमारे पास होगा। द ओनली अननोन इन दिस इक्वेशन इज U0, सो U0 विल बी इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय x के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा U0 आपके पास अभी नोन हो गया। इसके बाद जो है सेकंड लाइन पे देखें, इस लाइन को देखें, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा Q2 is equal to YU0 प्लस XU1, इसके बराबर हो जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए, Q2 नॉन है, Y जो है वो हमें पता है कि X इज रेनफॉल डेप्थ फॉर रेनफॉल इवेंट नंबर 1 है, और U0 भी नॉन है, X भी नॉन है, द ओनली अननोन इज U1। तो इधर से हमारे पास जो है वो U1 आ जाएगा। U1 को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि Q2 माइनस YU0 और दिस होल डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, और दिस होल डिवाइडेड बाय x, ये हो जाएगा। फिर इस तरह Q3 इज इक्वल टू ZU0 प्लस YU1 प्लस XU2, इसके बराबर है। तो अभी देखें, इधर से स्टेप नंबर 2 से हमारे पास U1 अननोन है अभी, तो इधर से हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाएगा, अभी हमारे पास सिर्फ अननोन जो है वो U2 है। सो U2 विल बी Q3 माइनस ZU0 माइनस YU1 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय x। तो अभी देखिए, हमारे पास U1 इधर से अननोन है, हमारे पास U0 इधर से है, x और y और z ऑलरेडी हमारे पास हैं, Q3 भी नोन है, द ओनली अननोन इज U2, तो वो U2 आप कैलकुलेट कर लें। तो इस तरह साइमल्टेनियसली जो है आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो U1 U2 U3 U4 आपके पास जो है वो आ जाएंगे, और आप इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो अभी यहाँ पे इस पे एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसी बुक से जो मैंने आपके साथ कल वो की थी। कल हमने जिस पे प्रॉब्लम किया था, तो देखिए ये आपके पास ये 3 रेनफॉल इवेंट्स हैं, ये x y और z के।
और इसका मतलब कोरिस्पोंडिंग हाइड्रोग्राफ है ZU1 XU1 और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसको हम ऐड करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो है Q1 इज इक्वल टू XU1, Q2 इज इक्वल टू XU2 YU1 और इस तरह जो है याद ही जाएंगे एंड वी विल जनरेट। तो इस पे ये प्रॉब्लम जो है 5.2 the stream flow due to three successive storms of 2.9, 4.9 and 3.9 centimeter of 6 hour duration each on a basin are given below। तो अभी एक 2.9 सेंटीमीटर है पहला रेनफॉल इवेंट, लेकिन ये टोटल रेनफॉल डेप्थ है। सेकंड वन जो है 4.9 है, थर्ड वन जो है वो 3.9 है। तो ये अभी हमारे पास जो है on the basin are given below। The area of the basin is 118.8 square kilometer और हमारे पास जो है इसका जो है जो टोटल वो है अच्छा द एरिया ऑफ द बेसिन इज 118.8 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे पास मतलब रिक्वायर्ड होगा जब हम टोटल वो जो है कैलकुलेट करेंगे क्या कहते हैं, जब हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास आया ये वो है यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है वो मतलब बराबर है, सही है कि सही नहीं है, तो वो फिर हम वहाँ पे जो है वो करेंगे। तो अभी एक्सेल के लिए मैं दूसरे लैपटॉप से लॉग इन हो रहा हूँ ताकि इस चीज़ को हम एक्सेल में, लेकिन आप सिर्फ ये क्वेश्चन को समझ लें। तो एज्यूमिंग कांस्टेंट बेस फ्लो ऑफ 20 क्यूमेक्स, तो ये जो ऑर्डिनेट्स गिवन है दीज आर द मेजर्ड ऑर्डिनेट्स बट दीज आर द ऑर्डिनेट्स फॉर टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से हम 20 क्यूमिक्स जो है बेस फ्लो सेपरेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो फिर आ जाएगा क्या कहते हैं, हमारे पास जो है वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ Q1 Q2 Q और फिर उसको कंपेयर करेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे गिवन है कि एन एवरेज स्टॉर्म लॉस मीन 5 इंडेक्स इज 0.15 सेंटीमीटर पर आवर। अभी देखें ये 6 आवर ड्यूरेशन है, टोटल रेनफॉल डेप्थ है 2.9 सेंटीमीटर। तो अगर हर आवर्स में हमारे पास 0 सेंटीमीटर लॉस हो रहा है तो 6 आवर में हमारे पास टोटल लॉस जो है दैट विल बी 0.9। तो इस वजह से जो एक्सेस रेनफॉल डेप्थ होगा वो हमारे पास जो है होगा 2.9 माइनस 4.9। तो इसको आप देख लें ये ऐसे आएगा आपके पास, मतलब अभी अगर आप इसको देखें तो इसी टेबल में मैं लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। अभी इस केस में हमारे पास जो है, चलो इसको मैं तो इस केस में हमारे पास जो टेबल है तो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास जो है वो कितना है, टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर इंटरवल। तो यहाँ पे टाइम जो है वो सॉरी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो 0 फिर 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 और 33। इसके बाद हमारे पास जो TRO है, TRO, तो वो TRO हमारे पास जो है वो गिवन है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं ताकि TRO इधर 0 के कोरिस्पोंडिंग स्टार्ट होगा एंड इट इज 20 50 92 20 50 90 50 92 140 199 199 202 204 और 144 84.5
84.5 और फिर 45.5, 29 and 13. These are the TRO that we have. TRO total runoff hydrograph ऑर्डिनेट्स जो है वो ये हो जाएंगे. इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है बेस फ्लो. सो बेस फ्लो इज कांस्टेंट. यहाँ पे sorry, the ordinates is not 13, this is 20. So the base flow ordinates, base flow, the base flow all is 20. तो इसको जो है हम 20 ही लिख देते हैं. बस एक दफ़ा 20 लिख दें और आखिर में 20 लिख दें. बाकी जो है हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास Q1 Q2 जो है वो आ जाएगा और उसको हम कहेंगे DRO. तो DRO जो है यहाँ पे 20 minus 20 0, 50 minus 20 30, 92 minus 20 to 72, 140 minus to ये 120, 179, 182, 184, 124 और 64.5 और 25.5 और फिर 9 और फिर 0. तो ये अभी हमारे पास ये क्या है, ये चीज़ें वो हैं जो Q1 Q2 Q3 मैंने आपको बताया था. ये हमारे पास वो मेजर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स हो गए. तो ये Q1 Q2 Q3 हो गए हमारे पास. अभी जो है हमने वो X Y और Z हमें पता है कि X जो है मैंने आपको जिस तरह बता दिया कि मैं इधर सेपरेटली इसको कैलकुलेट कर दूं तो P1 इज 2. चलो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि P है तो P1 2.9 है. P2 जो है वो जस्ट अ मिनट. ओके 2.9, 4.9 और ये 3.9. ये P की वैल्यूज हमारे पास आ गई. अच्छा अभी इसके बाद जो है सॉरी ये 2.9 के बाद 4.9 और फिर 3.9. 3.9 P आ गया. और लॉस जो है वो कितना है तो लॉस जो है वो 0.15 पर आवर है. तो ये हो जाएगा आपके पास 0.9. ये भी हो जाएगा 0.9 और ये भी हो जाएगा 0.9. तो हमारे पास जो है जो x जो है वो होगा तो अभी हमारे पास x बन जाएगा equal to 2.0 and that will be our x, equal to 4.0 that will be our y or equal to 3.0 and this will be our z. तो x y z हमारे पास आ गए. तो इधर अभी हम टेबल में जो है इसको लगाते हैं. तो ये 1 कॉलम है, ये कॉलम फॉर y, दिस कॉलम फॉर z. तो अभी यहाँ पे लिख लें आप x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3. अभी हमने अगला स्टेप हमारा क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट, या इधर आप इसके साथ लिख लें
आसानी के लिए कि डी आर डायरेक्ट रन ऑफ ड्यू टू x इज इक्वल टू 0.2। सिमिलरली यहाँ पे डी आर फॉर y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे डी आर फॉर z इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो ये इसके ऑर्डिनेट्स होंगे क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे हमने ऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अगर मैं ऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पे 6 आवर का गैप है, 6 आवर, हर एक रेनफॉल का ड्यूरेशन जो है वो 6 आवर है। तो इट मीन्स कि मेरा जेड जो है वो इधर से शुरू होना चाहिए क्योंकि जेड जो है वो, सॉरी नॉट फ्रॉम हियर, इधर से तो सेकंड शुरू होगा, जेड जो है वो आपका 12th आवर से शुरू होगा। व्हाई? बिकॉज जेड इज लेगिंग बिहाइंड द फर्स्ट रेनफॉल इवेंट बाय 12 आवर्स एंड y इज लेगिंग बिहाइंड द फर्स्ट रेनफॉल इवेंट बाय 6 आवर। तो x जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, y जो है वो 6 से स्टार्ट होगा और z जो है वो फिर 12 से स्टार्ट होगा। तो मैं z से शुरू करता हूँ ताकि ट्रायल एंड एरर हमारा वो ना हो। तो मैं कहता हूँ z u नॉट, फिर z u 1, फिर z u 2, z u 3, z u 4, z u 5, z u 6। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो है वो z u 7। अब ये जो है बिल्कुल इसके पैरेलल आ गया, तो इट मींस कि ये z u 7 तक हमारे पास जो है ऑर्डिनेट्स होना चाहिए। अभी चूंकि सेम कैचमेंट है तो चाहे रेनफॉल इवेंट x हो, y हो या z हो, यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट जो है दैट विल रिमेन द सेम। तो वो अभी हमारे पास डिसाइड हो गए हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आर 8, u नॉट से लेके u 7 तक। तो अभी आप जो है इसको ऊपर ले जाएं इधर 6 से, तो ये आपका जो है इधर से y u नॉट, y u 1, y u 2, y u 3, y u 4, y u 5, y u 6 एंड y u 7। ये आपके ऑर्डिनेट्स हो गए। इसके लिए और ये जो है यहाँ पे x के लिए जो ऑर्डिनेट्स आपके पास बनेंगे, तो ये इसको आप इसको x कर दें, x u 1, x u 2, x u 3, x u 4, x u 5, x u 6 और x u 7। तो ये हमारे पास अभी ऑर्डिनेट्स आ गए। अभी हमने क्या करना है कि हमने इसको साइमल्टेनियसली जो है वो सॉल्व करना है। तो ये आपके पास जो है अभी 0 है, तो x u naught equal to 0, so which implies that u naught will be equal to 0 क्योंकि anything divided by 0 will be 0। तो ये आपके पास जो है u naught जो है वो 0 by x आएगा, 0 by x से ये 0 आपके पास आ जाएगा। अभी सेकंड पे आप जाएं तो आपके पास x u1, यहाँ पे भी y के लिए भी 0 है, z के लिए भी 0 है, सिर्फ हमारे पास x u1 है। तो x u1 आप इस तरह करें +0 इक्वल टू हमारे पास ये है 30, DRO जो है वो है 30। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो u1 हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय x। तो 30 डिवाइडेड बाय x, x हमारे पास क्या है 2 है, तो 30 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ये 15 हमारे पास जो है वो ऑर्डिनेट जो है वो आ जाएंगे 15। इसका ऑर्डिनेट जो है वो 15 आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन पे आप जाएं तो नेक्स्ट लाइन आपके पास ये होगी x u2 प्लस y u नॉट इक्वल टू 72। तो यहाँ पे x u2 प्लस y u नॉट इक्वल टू 72 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यू नॉट हमें पता है कि 0 है, तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, आपके पास y u नॉट टर्म 0 हो जाएगा और हमारे पास u2 आ जाएगा 72 डिवाइड बाय x विच इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 36।
तो 36 हमारे पास जो है सेकंड ऑर्डिनेट U2 आ जाएगा। इसके बाद जो है थर्ड के लिए हमारे पास जो है XU3 प्लस YU1 प्लस Z के लिए 0 एंड दैट इज इक्वल टू 120। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए U1 ऑलरेडी हमारे पास है 15, X और Y भी हमें पता है, सिर्फ U3 अननोन है, तो U3 जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो U3 विल बी 120 माइनस XU3, तो YU माइनस YU1, तो Y हमारे पास 4 है और U1 हमारे पास 15 है, और दिस टोटल डिवाइड बाय X विच इज 2, तो 120 माइनस 60, तो ये 60 हो जाएगा। 60 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 30। तो Y3 जो है हमारे पास, U3 जो है वो हमारे पास 30 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रो पे जाएं तो हमारे पास आ जाएगा XU4 प्लस YU2 प्लस ZU0 एंड दैट इज टोटल इज इक्वल टू 179। तो अभी इसमें U2 भी नोन है 36 है, U0 भी नोन है 0 है, और U4 अननोन है वो हमें कैलकुलेट करना है, और XYZ की वैल्यूज भी नोन है। तो इसको अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो U4 विल बी इक्वल टू 179 माइनस ZU0 तो 0 हो जाएगा, YU2, सो 4 टाइम्स U2 जो है वो हमारे पास है 36, और माइनस सॉरी माइनस नहीं, डिवाइडेड बाय X विच इज 2। अभी 179 माइनस 4 इंटू 36, 4 इंटू 36 जो है वो 144 आ जाएगा। सो 179 माइनस 144, तो ये 35 आ जाएगा। 35 डिवाइड बाय 2 एंड वी विल गेट 17.5। तो इट मींस कि U4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 17.5। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे जाएं, XU5 प्लस YU3 प्लस ZU1 इक्वल्स टू 182। तो अभी यहाँ पे U1 U3 आर नोन, XYZ are known, 182 is known, the only unknown is U5. So we will calculate U5 from here, and it will be equal to 182 minus ZU1, तो Z हमारे पास 3 है और U1 हमारे पास जो है वो 15 है, माइनस Y हमारे पास 4 है और U3 हमारे पास जो है वो 30 है, और दिस होल डिवाइडेड बाय 2। So 30 into 4 120, 15 into 3 45, 45 plus 120, so 165. So 182 minus 165 is 17, and 17 divided by 2 equal to 8.5। तो ये आ जाएगा, और फिर XU6 plus YU4 plus ZU2 equal to 184. Again, now the unknown is U6. So U6 will be 184 minus ZU2. So Z is 3 and U2 is 36, minus YU4. Y is 4 and U4 is 17.5, and whole divided by 2। तो 17.5 इंटू 4 जो है वो आपके पास बन जाएगा 70, और 36 ये आपके पास बन जाएगा 108। 108 प्लस 70 तो 178। 184 माइनस 178 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3, तो ये 3 बन जाएगा। और XU7 प्लस YU5 प्लस ZU3 is equal to 144। तो यहाँ पे U7 जो है that will be equal to
ओके तो यहाँ से U7 जो है वो आपके पास आ जाएगा 144 माइनस ZU3, तो Z हमारे पास है 3 और U3 जो है जो हमने कैलकुलेट किया तो वो है 30 माइनस YU5, Y इज 4 एंड U5 जो है वो आपके पास है 8.5 डिवाइड बाय 2। अभी 30 इंटू 4 3 90 और 4 इंटू 8.5, तो ये 4 8s are 32। There is some issue. uh, ZU3 3 into 30 और YU5 है U5 8.5। U3 और U5 तो ये 30 इंटू 3 90 और 34। It shouldn't be like that. Where is the issue? U5 8.5, Z is 3 and Y is 4. So 90 minus 130, ये 34 थी 124 हो जाएगा। So 144 माइनस अच्छा सॉरी ये 144 नहीं है, ये 124 है। 144 टोटल TRO है। जब हमने 20 क्यूमिक्स सब्ट्रैक्ट किया बेस फ्लो तो 124 रह जाएगा। तो ये 124 माइनस 124 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो सेवंथ ऑर्डिनेट लास्ट ऑर्डिनेट हमारे पास 0 आना चाहिए, इस वजह से मैं वो कर रहा था कि वाई इट शुड बी 124। तो ये ऑर्डिनेट हमारे पास आ गई, सारे कंप्लीट हो गए। तो एक अभी इसको चेक तो ये है कि आप जो है नेक्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करें और देखिए कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन है YU6 प्लस ZU4। तो ये दोनों का सम जो है ये 64.5 के बराबर आना चाहिए। सो लेट्स ट्राई इट। Y4 है और U6 जो है वो आपके पास है 3 प्लस Z जो है वो 3 है और U4 जो है वो आपके पास है 17.5। तो 17.5 इंटू 3 ये 31 52.5 और प्लस 12। तो 52.5 plus 12 is 64.5। You get the same value as this one 64.5। That means कि ये U6 और U4 आपकी ठीक है। फिर जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे आपके पास 25.5 आ जाएगा। तो फिर वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी U5 और U7 भी ठीक है। लेकिन इसको चेक करने का एक दूसरा तरीका है जो हम करेंगे, वही जो हमने पिछले क्लास में किया था सिम्पसन रूल से। अभी हमारे पास जो ऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो ऑर्डिनेट हमारे पास पहला ऑर्डिनेट जो है वो है 0, सेकंड ऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास है 15, थर्ड ऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास है 36, फोर्थ ऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास है 30, फिफ्थ ऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो है 17.5, सिक्स ऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो है 8.5, सेवन ऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो है 3 और 8 ऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो है 0। ये 8 इस वजह से U7 है यहाँ पे, ये 8 है क्योंकि हमने पहले को U0 कहा हुआ है। अभी इसको हमने सिम्पसन रूल से, तो ये हमारा पहला ऑर्डिनेट है, इसका कोफिशिएंट 1 होगा। पहला ऑर्डिनेट का कोफिशिएंट 1 होगा, इस ऑर्डिनेट का कोफिशिएंट जो है वो भी 1 होगा, फिर इसका जो है 4 और इसका 2, इसका 4 और इसका 2, इसका जो है वो 4 और इसका 2 होगा। ये सिम्पसन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो वो उससे हमारे पास जो है अभी वॉल्यूम जो है हमारे पास आ जाएगा डी, हमारे पास ये 3 आवर इंटरवल है। तो 3 इंटू 3600
divided by 3 multiply by first ordinate plus last ordinate plus 4 times even ordinates जो कि हैं 15 plus 30 plus 8.5 और plus 2 times odd ordinate जो कि है 36 plus 17.5 और प्लस 3। इससे जो है हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है लेट से हम कैलकुलेट कर लें। तो इन सबको अगर आप ऐड कर दें तो 30 प्लस 15 45 प्लस 8.5 53.5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो चलो कैलकुलेटर से इसको कर लेते हैं। तो 3 multiply by 3600 divide by 3 multiply by 4 times 15 plus 30 plus 8.5 or plus 2 times 36 plus 17.5 plus 3। तो ये हमारे पास जो है टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 1177 मल्टीप्लाई बाय ये क्यूबिक मीटर में हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया 118.8 इंटू 10 पावर 6। इस पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर इस आंसर से हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा पी नेट। अगर ये पी नेट हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर आ गया तो इट मींस कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर देयर विल बी सम प्रॉब्लम इन दैट। सो 117 डिवाइडेड बाय 118.8 बल्कि इसको मैं इस तरह कर दूं 118 तो 8 1 2 3 4 5 6 ताकि वो इंटू 10⁻⁶ कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 0.99 which is almost equal to 1 0.99 which is nearly equal to 1.0। तो इट मींस कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है। और हमारे पास जो अभी यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो इस कॉम्प्लेक्स टर्म इस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के लिए हमारे पास जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा वो आपके पास ये आएगा और इसको फिर आप प्लॉट कर दें। तो 0 से स्टार्ट कर दें। 0 के बाद अगला पॉइंट जो है वो है 30, फिर है 36, फिर उसके बाद जो है सॉरी पहला पॉइंट है 15। लेट्स से ये फर्स्ट ऑर्डिनेट है 3 आवर है, ये 6 आवर है, ये 9 आवर है, ये 12 आवर है, उस ड्यूरेशन है। 0 पे 0 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 36, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद जो है 17.5, फिर उसके बाद 8.5 और फिर उसके बाद 3 और फिर 0। तो इस तरह जो है आपके पास एक यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है वो बन जाएगा विद लॉन्ग टेल। तो ये हमारे पास जो है तरीक़ेकार है जिसके थ्रू आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है वो डिराइव कर सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स स्टॉर्म। तो यूनिट स्टॉर्म का प्रोसीजर हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था और ये हमारे पास है यूनिट हाइड्रोग्राफ एप्लीकेशन फॉर जो है क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्टॉर्म के लिए। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था। अभी इसमें एक और चीज़ जो पिछले क्लास में हमसे रह गई थी कि यूनिट हाइड्रोग्राफ को आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए जो है मैं आपको एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, उससे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क।
सर आप ये एग्जांपल दोबारा शो कर ले ताकि हम उसे स्क्रीनशॉट। ठीक है, बस वो मैंने एक स्टूडेंट से कहा हुआ भी है, वो भी कर लेंगे। वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये है कि चलो आप देख ले, इसको ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया? हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये तो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक जगह पे, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं कि जहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ अवेलेबल नहीं है, और फ्लो रिकॉर्ड आपके पास है, तो उससे आप यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे डिराइव करेंगे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स टर्म हो, चाहे वो यूनिट टर्म हो। अभी एक जगह पे आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ अवेलेबल है, तो फिर वहाँ पे आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो वो उस पे मैं आपको अभी एक एग्जांपल जो है वो दिखाता हूँ। ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का टॉपिक है, मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसमें जो है नीचे जाएंगे तो एक प्रॉब्लम, ये डेरिवेशन है। अगर आपके पास एक सिंपल सिंगल स्टॉर्म है, तो ये देखें, ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास अवेलेबल है। आपको जो रेनफॉल डेटा मिला जिसके ऊपर आपने अपना डिजाइन करना है, तो वो लेट से वो आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। फिर आपने 5 इंडेक्स निकाला, वो आपके पास जो है वो 2.5 सेंटीमीटर आ गया। तो 6 सेंटीमीटर से 2.5 निकालेंगे, तो आपके पास इफेक्टिव रेनफॉल जो है, ये ER मीन की इफेक्टिव रेनफॉल, तो वो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो अभी इसको आपने यूनिट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है? तो जिस तरह हमने डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की पी नेट से डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को डिवाइड करके यूनिट हाइड्रोग्राफ हासिल किया था, इसी तरह इसकी रिवर्स में यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पी नेट के साथ, ये एक्चुअली आपके पास ये पी नेट है, ये 3.5, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो है वो आ जाएगा। और इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपका वो यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसको आपने 3.5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास जो है वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आ गया। ये तो उस केस में जब आपके पास यूनिट पीक हो, यूनिट स्टॉर्म हो। मसला तब आता है जब आपके पास मोर देन वन रेनफॉल इवेंट हो, तो वो जो है वो ये लेट से वही यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास है, यही यूनिट हाइड्रोग्राफ है, लेकिन 2 रेनफॉल इवेंट्स है। वन इज प्रोड्यूसिंग 3 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल डेप्थ, द अदर इज प्रोड्यूसिंग 2 सेंटीमीटर रेनफॉल डेप्थ, और हर एक की ड्यूरेशन जो है वो है 6 आवर्स, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है फॉलोज द 3 सेंटीमीटर मीन, इट कम फर्स्ट एंड इट इज द सेकंड वन। तो मतलब ये कि जो 3 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल है वो 0 से स्टार्ट होगा, और जो 2 सेंटीमीटर है वो सेकंड है, तो वो 6 आवर के बाद उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी। तो आपने मल्टीप्लाई उसी तरह करना है जो कि अभी पिछले एग्जांपल में हमने किया, लेकिन इसको आपने लेग करना है। तो अब देखें, ये आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स है, फिर ये 3 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल से आपने हर एक को मल्टीप्लाई किया, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 375, 50 मल्टीप्लाई बाय 385 मल्टीप्लाई बाय 3, 125 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये तो 0 से स्टार्ट हो गया। अभी 2 आवर जो है वो 6 आवर के बाद, तो देखिए ये 6th आवर है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 6 आवर से शुरू हो रही है। वही यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स होंगे, बट मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे। तो अभी 25 मल्टीप्लाई बाय 2 टू 50, 50 multiplied by 200, 85 multiplied by 2 170, 125 multiplied by 2 250 and so on। तो इस तरह जो है, और फिर बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इनको ऐड कर दे, ये इन दोनों को ऐड कर दे, तो ये इन दोनों को ऐड कर दे, तो ये आपके पास जो है ये टोटल। तो अभी ये जो है, ये जो आपके पास आ जाएगा, that will be the combined direct runoff hydrograph corresponding to 5 centimeter depth of rainfall, 2 सेंटीमीटर एक और 3 सेंटीमीटर दूसरा। जो उसके ऑर्डिनेट जो है वो आपके पास ऐसे आ जाएंगे। ये पूरा ग्राफ है, और यहाँ पे ये आपको ग्राफिकली जो है वो शो किया गया है कि ये जो है आपके पास ये 3 सेंटीमीटर यूनिट हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 सेंटीमीटर, ये
2 सेंटीमीटर की कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज स्टार्टिंग आफ्टर 6th आवर, और फिर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, तो आपके पास जो है ये 5 सेंटीमीटर वाला डायरेक्ट रन ऑफ। तो अभी एक्चुअल में जो है आप इसी को इन्हीं रेनफॉल इवेंट से आपके पास जो वॉल्यूम आएगा, तो वो वॉल्यूम जो है वो आपने ऐसे जो है वो कैलकुलेट करना है कि इसके वॉल्यूम जो है आपने भी क्या करना है कि सैमसन रूल को अप्लाई करना है इन ऑर्डिनेट्स पे। इन ऑर्डिनेट तो आपका ये फर्स्ट ऑर्डिनेट हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डिनेट, ये थर्ड ऑर्डिनेट, ये फोर्थ ऑर्डिनेट, ये फिफ्थ, लेट्स से ये सिक्स, सेवंथ, एट। तो इसका जो है सैमसन रूल इस पे अप्लाई करें, तो जो वॉल्यूम आएगा इसको हम कहते हैं टोटल डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम that we obtained from the combined effect of 5 centimeter effective rainfall। अगर आपको इंडिपेंडेंट चाहिए तो फिर आप क्या करें कि मतलब ये वाला जो है इस हाइड्रोग्राफ का एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ फाइंड करें, सो दैट विल बी डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम कोरेस्पॉन्डिंग टू 2 सेंटीमीटर रेनफॉल। ये वाले जो है इस वाले हाइड्रोग्राफ का जो 3 सेंटीमीटर वाला है उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें, वो आपको देगा 3 द वॉल्यूम कोरेस्पॉन्डिंग टू 3 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रेनफॉल। लेकिन अगर आपको टोटल चाहिए, जाहिर बात है हम टोटल में इंटरेस्टेड हैं, तो वो फिर आप जो है जो इसका कंबाइन इफेक्ट है उसके थ्रू जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो था यूनिट हाइड्रोग्राफ डेरिवेशन, हाउ टू डिराइव द यूनिट हाइड्रोग्राफ। अभी नेक्स्ट हमारा जो इशू है वो है ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ वी कैन डिफाइन दैट द टाइम रिक्वायर्ड, इसको जरा सुन लें गौर से सुन लें। द टाइम रिक्वायर्ड बाय a catchment area to produce unit depth of excess rainfall is known as unit hydrograph duration. I repeat, the time required by a catchment area to produce unit depth of excess rainfall is known as unit hydrograph duration. तो unit hydrograph duration normally हम इसको represent करते हैं ऐसे UH6। तो ये 6 जो है ये सबस्क्रिप्ट होता है, ये जो 6 है इसका ये मतलब है कि ये इसकी ड्यूरेशन है। जनरली हम इसको UHC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी जो है ये तो अभी फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैचमेंट एरिया है, लेट्स से 2 डिफरेंट कैचमेंट एरियाज हैं सेम साइज है लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है पेव्ड सरफेस है, ये पेव्ड है, और ये आपके पास जो है ये फॉरेस्ट है। तो दोनों पे बारिश हो रही है, सेम बारिश हो रही है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हिच, लेट्स से दिस इज एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2, which area will produce 1 centimeter depth of excess rainfall rapidly? Yeah, which area will take lesser time to produce 1 centimeter depth of excess rainfall? Paved surface. Obviously paved surface जो है it will take lesser time, तो इसका यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन जो है वो कम होगा, और फॉरेस्ट वाले का जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा होगा। अभी प्रॉब्लम हमारे पास ये है, लेट से 10 साल पहले किसी ने एक यूनिट हाइड्रोग्राफ जनरेट किया है, आपको ऑफिस में रिकॉर्ड में आपको जो यूनिट हाइड्रोग्राफ मिला दैट वाज प्रोड्यूस लेट से 10 इयर्स बैक। तो 10 ईयर पहले जो यूनिट हाइड्रोग्राफ जनरेट किया गया था, अब उस टाइम जो कंडीशन थी कैचमेंट एरिया की और अभी जो कंडीशन है वो इंटायरली डिफरेंट है। उसमें या तो फॉरेस्टेशन हुई है या डिफॉरेस्टेशन हुई है। तो लेट्स से ये कैचमेंट एरिया है आपके पास जो 10 साल पहले इसमें 20% जो था वो पेव्ड सरफेस था और 80% जो था वो था लेट्स से अनपेव्ड और फॉरेस्ट और वेजिटेशन और लॉन और वो था उसके मुताबिक उन्होंने यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव किया था, और यूनिट हाइड्रोग्राफ की ड्यूरेशन जो थी लेट्स से वो 6 आवर्स थी। अभी जब आप 10 साल बाद देख रहे हैं तो वहां पे अभी ये जो है ये पेव्ड सरफेस जो है लेट्स से ये क्रॉस ये डिफरेंट हो गया,
ये आपके पास जो है ये 50% हो गया, ये आपके पास जो है 50% हो गया और ये 50% हो गया। पेव्ड और फॉरेस्ट जो है वो 50-50 हो गए। सो व्हाट डू यू थिंक, जो पहले 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन था, अब वो ज्यादा होगा कि कम होगा? पेव्ड पहले जो था वो 20% था, अभी पेव्ड जो है वो 50% हो गया। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन जो है वो बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम होगा। कम होगा। कम होगा क्योंकि पेव्ड सरफेस ज्यादा हो गया, सो नाउ इट विल प्रोड्यूस द यूनिट डेप्थ ऑफ एक्सेस रेनफॉल रैपिडली। तो अभी आप जो 10 साल पुराना यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसको आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज ऑब्सोलीट। तो एक तरीका तो ये है कि आप दोबारा रेनफॉल डेटा कलेक्ट कर लें, स्ट्रीम फ्लो डेटा कलेक्ट कर लें, उससे फिर जो है बेस फ्लो सेपरेट कर दे, फिर जो है उसका वॉल्यूम फाइंड करें, वही सारा प्रोसीजर रिपीट करें जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन एज एन इंजीनियर वी नीड अ सिंपल सोल्यूशन। तो अभी जो अगला हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट द यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन, या यूनिट हाइड्रोग्राफ को आप कैसे जो है ओल्ड ड्यूरेशन से न्यू ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन, या इसको जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन जो है वो कहते हैं। इससे आप इसको करते हैं। तो हमारे पास जो है चार कंडीशंस आ जाती हैं, चार कंडीशन। अच्छा, अभी इसके मुकाबले में अगर फॉर एग्जांपल ये 20% की बजाय लेट्स से लेट्स से ये जो पेव्ड सरफेस था वो 10% हो गया, पेव्ड सरफेस जो है वो कम हो गया, ये 10% रह गया और ये 90%। अब क्या होगा? 6 आवर रहेगा या 6 आवर से कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अभी ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये कि यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन जो है उसकी जो एक्चुअल यूनिट ड्यूरेशन है उससे कम भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारे पास इसको देखते हुए हमारे पास चार डिफरेंट कंडीशंस बन जाते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन। तो अभी इसमें हमारे पास एक कंडीशन ये है कि ग्रेटर, मतलब ये कि the duration become greater, or the second one is duration become shorter। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन था उससे ये ज्यादा हो गया। ज्यादा में फिर दो कंडीशन बन जाती हैं कि वो मल्टीपल है कि नहीं है, मल्टीपल और नॉन मल्टीपल। और इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीपल एंड नॉन मल्टीपल, मल्टीपल एंड नॉन मल्टीपल। ये मल्टीपल ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स था और यहाँ पे ये या तो 4 हो गया या 6 हो गया या 8 हो गया, तो ये मल्टीपल है। और 2 है और वो जो है 3 हो गया या 5 हो गया या 7 हो गया, तो ये नॉन मल्टीपल है। इसी तरह ये लेट से 6 आवर है तो ये जो है मतलब 3 आवर हो गया, या जो है 3 आवर हो गया तो ये इसका मल्टीपल है। और ये अगर 6 आवर से 5 आवर हो गया या 2 आवर हो गया या 4 आवर हो गया, तो वो 2 नहीं 4 या 5, तो उसका मल्टीपल नहीं है। तो ये जो कंडीशन है वन कंडीशन, इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला मेथड यूज करेंगे और बाकी जो 3 कंडीशन है इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं इसको हम कहते हैं समेशन कर्व मेथड
R is curve method. समेशन कर्व मेथड या एस कर्व मेथड। तो पहले हम ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड इसको कहते हैं, ये अपने पास लिख लें।